नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीएमसी चुनाव का काउंटडाउन ऑन है। महाराष्ट्र की राजनीति में कल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र का सियासी पारा अपने चरम पर है। प्रचार थम चुका है, लेकिन सियासी हलचल थमी नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन जोरों पर दिखा। कहीं नेता घर घर पहुंचकर वोट की अपील करते नजर आए, तो कहीं मंदिरों में हाजिरी और कहीं रहस्यमयी खामोशी भी दिखी। तो वहीं डोर टू डोर कैंपेन पर सवाल भी उठे। और तो और शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने मिलकर भगवा गार्ड तैनात करने का ऐलान भी कर दिया। वोट जिहाद बनाम हिंदुत्व की लड़ाई भी चरम पर है। तो कल वोटिंग, उससे पहले क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? कौन बनेगा बीएमसी का बॉस? तो बताएंगे आपको बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग। चुनावी काउंटडाउन शुरू, प्रचार थमा, डोर टू डोर कैंपेन जबरदस्त। तो सीएम फडणवीस ने कर दिया 29 में से 26 नगर निकायों में जीत हासिल करने का दावा। चुनाव से पहले नेताओं की धड़कनें तेज, सियासी पारा जबरदस्त हाई। डोर टू डोर कैंपेन पर बवाल, तो चुनाव आयोग पर संजय राउत के आरोप। प्रचार बंद, तो घर घर कैंपेन कैसे? मुंबई में मतदान केंद्रों के बाहर तैनात होंगे भगवा गार्ड। ठाकरे भाइयों ने दिया पिटाई का आदेश। आदेश पर मचा भयंकर बवाल। वोट जिहाद के आरोपों से गरमाया बीएमसी चुनाव। भगवा बनाम गुटबंदी, मुंबई की सत्ता के लिए आखिरी दाव। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक एक खबरों पर चर्चा करेंगे। चुनावी समीकरण को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीएमसी चुनाव के काउंटडाउन की। महाराष्ट्र की राजनीति में कल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। कल महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग एक ही चरण में होगा और वोटों की गिनती अगले दिन यानी कि 16 जनवरी को की जाएगी। वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में हलचल काफी तेज है। सियासी सरगर्मी चरम पर है। प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेन भी आज जबरदस्त किया गया। कोई मंदिर में तो कोई लोगों से मुलाकात कर वोटों की अपील करता नजर आया, तो किसी पार्टी में खामोशी भी देखने को मिली। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन में 29 में से 26 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। सर, कल चुनाव है, कल वोटिंग का दिन है। वोटिंग के दिन के पहले यानी आज का दिन कैसा रहा महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में आज वही रहा। आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं कि काउंटडाउन है। ये काउंटडाउन दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए है। काउंटडाउन होता है जब रॉकेट जो उड़ के जाता है ऊपर, मिसाइल जब छोड़ा जाता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति से उद्धव ठाकरे का रॉकेट जो है वो उड़ने वाला है, उसका ये काउंटडाउन हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से और जिस गलतियों के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपना पूरा कैंपेन कंडक्ट किया है, चांसेस तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। और आप चीख पुकार करना शुरू कर दिया आपने कि पहली बार एक प्रथा आई है कि भाई आज जो है वो नो कैंपेनिंग डे था, लेकिन फिर भी डोर टू डोर किया जा रहा है। भाई, डोर टू डोर पहले भी होता था। आपको दिक्कत ये है कि आपको अंपायर के ऊपर सवाल खड़े करने हैं। तो जब जिस तरह का रोना धोना आज दिन भर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से किया गया, ये अपने आप में संकेत बता रहा है कि इन लोगों ने मन से ही हार स्वीकार कर लिया। तो सर, कल वोटिंग होनी है, लेकिन कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये रात किसके लिए, क्या उद्धव ठाकरे के लिए भारी पड़ने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा तो राज ठाकरे के लिए भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो अपनी राजनीति की दिशा तय कर ली। और उसके बाद ये बीएमसी के चुनाव में वो पहले से मान कर बैठे थे कि इस बार तो उनका मेयर बनना ही नहीं है। अब आगे जो राज ठाकरे के लिए समस्या थी कि आगे वो राजनीति कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे, वो डाइवर्ट हो गए। यहां महाराष्ट्र में उनकी राजनीति मुंबई तक सीमित थी और मुंबई में भी अब ये सवाल उठने लगा, राज ठाकरे ये भगवा फौज के साथ या टोपी वालों के साथ। और इसीलिए राज ठाकरे की पार्टी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और राज ठाकरे की पार्टी ये वोट नहीं देने वाली है उनके लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी को। क्योंकि इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में सारे वो क्लिप थे जिसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच के टकराव दिखाया गया था कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ
बाला साहब ठाकरे को लेकर ये बातचीत किया करते थे। लेकिन जहां तक डोर टू डोर कैंपेन की बात है, अगर डोर टू डोर कैंपेन होता है तो उसमें कार्यकर्ताओं की ताकत देखी जाती है। अब कार्यकर्ता ही नहीं, उद्धव ठाकरे के पास या राज ठाकरे के पास लोगों के पास जाने के लिए जो उनके कैंडिडेट हैं, कम से कम 20-25 लोग तो होने चाहिए। पर्ची बांटने वाला तो होना चाहिए, लोगों को घरों तक पहुंचने वाला ये बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख तो होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो इसलिए इनकी बौखलाहट दिखा रही है कि ये प्रचार में भी पिछड़ गए, कैंपेन डोर टू डोर में भी पिछड़ गए और इसी तरीके से परिणाम में भी पिछड़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो कल चुनाव है, नेताओं की धड़कनें तेज है, घर घर पहुंचते नेता, आंखों में वादे, हाथों में पर्चे और जुबान पर विकास के दावे। कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है, तो कहीं जवाब मिल रहा है कि ये जनसंपर्क है, लोकतंत्र की आत्मा है। तो डोर टू डोर कैंपेन को लेकर मचे बवाल के बीच में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सीधे चुनाव आयोग पर आरोप दागते हुए कह दिया कि महायुति को घर घर प्रचार और पैसा बांटने की खुली छूट है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब प्रचार बंद है तो डोर टू डोर कैंपेन कैसे? साथ ही कई तरह के सवाल उठाए गए जो बताता है कि विपक्ष कितना बौखलाया हुआ है। सर, बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आज जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन हुआ, इन्हें तो मनाही नहीं थी, ये भी तो कर सकते थे। देखिए, ये सारे ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं। क्या हार के बाद आप कहोगे वोट चोरी है? वोट चोरी हो गया। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ जो है, अब राज ठाकरे वो कोई पाटू यंत्र के बारे में बात करें। अरे बाबा, कुछ नहीं है ये सब। ये चुनाव में जो पर्ची बांटने का काम होता है कि जब आप वोट करने के लिए जाते हैं तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, आपको पर्ची देकर के जाते हैं कि आप वो पर्ची लेकर के आप जाते हैं वोट पे कि कहाँ कौन सा बूथ है, कितने नंबर पे है, किस कमरे में मेरा वोट है। पर्ची बांटने का काम हमेशा इस समय होता है जिस दिन कैंपेन खत्म होता है। हाँ, नेता रैली नहीं कर सकते, रोड शो नहीं कर सकते, आप जो है वो लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोर टू डोर इनफॉर्मल तरीके से तो बातचीत कर ही सकते हैं। आप जा ही सकते हैं 10 लोगों के साथ किसी आंगन में, किसी जगह पे, वो हर जगह होता है। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। लेकिन आपको बहाने बनाने हैं कि चुनाव के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके बाद क्या क्या सवाल, वोट चोरी का, तो ईवीएम खराब, तो पाडू, तो पता नहीं क्या क्या। तो मुझे लग रहा है कि मेंटल तौर पे, मानसिक तौर पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हार को स्वीकार कर लिया है। तो क्या कल फिर से वोट चोरी का आरोप इनके तरफ से लगाया जाएगा? देखिए, अभी से ही आरोप लगा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। तो पैसे बांटे जा रहे हैं, अगर आपकी पार्टी ने पैसे नहीं बांटे, आपके लोगों ने पैसे नहीं बांटे, तो 21,000 मुकदमा दर्ज हुआ है इसी के तरफ से। और आप क्या कहते हो? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती है। ये मुंबई की पुलिस अभी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये जो 21,000 लोग जिसके ऊपर मुकदमे हुए, करोड़ों कैश में जब्त किए गए, ड्रग्स जब्त किए गए, सोना चांदी बांटते हुए पकड़े गए, ये सब क्या भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के नेता थे या फिर आपके नेता थे, जिससे आपकी बौखलाहट सामने आई कि हमारे तो पैसे बांटने वाला जो पूरी मशीनरी थी उसी को पकड़ लिया गया है। इतने मुकदमे हुए हैं, कुछ जेल के अंदर है और कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो बीएमसी में ये उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या करती थी, ये शिंदे को तो पता है, वो इनके साथ काम कर चुके हैं और उनको सारी जानकारी है कि शिवसेना कैसे काम किया करती थी, मोडस ऑपरेंडी इसका क्या था बीएमसी में चुनाव जीतने का। और वो शिवसेना जो शिंदे के साथ है, उनके कार्यकर्ता नेता भी वही हैं जो पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे। तो इन लोगों ने जो मैन टू मैन मार्किंग की है कि कौन व्यक्ति है अभी शिवसेना का इस मोहल्ले में जो कि पैसा बांटने वाला है, लोगों के भ्रमित करने वाला है, किसी को डराने वाला है, उन सबको पकड़ो। और इसी बात को लेकर ये परेशान हैं। इसीलिए समस्या इनकी पार्टी में है कि न कार्यकर्ता मिल रहे, न वो लोग मिल रहे जो इनके साथ खड़े होते थे, और न ही कैंपेन बढ़ रहा। तो ऐसी स्थितियों में आरोप ही लगाना एक बचा हुआ है।
जी, तो अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और वोटिंग से पहले जो बौखलाहट सामने आ रही है वो साफ बता रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे फंस चुके हैं। इसी बीच शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने फर्जी और दोहरे मतदान यानी कि बोगस वोटिंग को रोकने के लिए भगवा कार्ड तैनात करने का ऐलान किया है। संजय राउत ने ऐलान किया कि 15 जनवरी को मतदान केंद्रों के बाहर दोनों पार्टियों का एक संयुक्त दस्ता तैनात रहेगा, जिसका काम फर्जी मतदान करने वालों की पिटाई करना होगा। इसे भगवा गार्ड नाम दिया गया है। सर, ये भगवा गार्ड का नाम क्यों खेला गया है? मुझे समझ में ही नहीं आता कि भाई आप इस तरह की बातें एक सब समाज में कैसे कर सकते हो? कि आप गार्ड रखोगे और आप कैसे चिन्हित करोगे? आप सीबीआई हो, आप इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, कि आपको कैसे, आप इलेक्शन कमीशन ने आपको ये अधिकार दे दिया? नियम कानून का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब एक बात समझ लीजिए, ये भगवा गार्ड अगर वाकई में भगवा होगा तो ये उद्धव ठाकरे के लिए नहीं, बल्कि ये काम करेगा शिंदे के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो ठुकाई करेगा किसकी? वो जो मुस्लिम मोहल्लों में बुर्का पहन करके और फर्जी नामों के ऊपर ये जो तमाम बोगस वोटिंग का जो प्रचलन होता है उसको रोकने का काम करेगा। ये जो आप भगवा, मतलब एक बात पॉलिटिकली समझ लीजिए, भगवा गार्ड आपने नाम रख दिया, इसका मतलब अब ये दूसरा जो कंक्लूजन मैं इससे ड्रॉ कर सकता हूं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को मालूम चल गया है कि मुसलमान अब वोट नहीं करेंगे। भगवा के नाम पे जो है, एक तो मेंटली हार ही चुके, पैसा बट नहीं रहा। राजीव ने बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल एनालाइज किया कि किस तरह से इसके लोग जो है पकड़े गए ड्रग्स के साथ, किसके साथ सारा केस वगैरह जो चल रहा है, तो ये उपद्रवी तत्व तो बाहर हो गए। अब आपको भगवा के शरण में जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सोचा कि ओवैसी के वोटर को हम ले लेंगे, ये मुस्लिम लीग के वोटर को हम ले लेंगे, समाजवादी पार्टी के वोटर्स हमारे साथ आ जाएंगे, वो भी आपको छोड़ चुके हैं। इसलिए भगवा गार्ड और भगवा कार्ड खेला जा रहा है। बिल्कुल, नाम ऐसा दिया गया है कि सवाल तो खड़े होंगे, तो भगवा नाम क्यों दिया गया और इसका मकसद क्या है? क्या ये कल पिटाई करते ही नजर आएंगे क्या? देखिए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए है। इन लोगों को लग रहा था कि मुस्लिम वोट हमारे साथ आएंगे। अब मुस्लिम वोटों के लिए इतनी मारधाड़ है क्योंकि एनसीपी, अजीत पवार की पार्टी, वो मुंबई में चुनाव प्रचार किसके कंधों पर बैठकर कर रही है? उन्होंने पूरी जिम्मेदारी नवाब मलिक को दे दी। और नवाब मलिक क्या कर रहा है? मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी, इसने जिम्मेदारी किसको दी है? अबू आजमी को। ये मुस्लिम इलाके में इन लोगों के परिवारों के आसपास के क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बीच प्रचार कर रहा है। फिर ओवैसी की पार्टी, वो जानती है कि ओवैसी की पार्टी एक भी हिंदू वोट लेकर नहीं आएगी, वो केवल मुसलमानों की राजनीति करती है। कांग्रेस के वो नेता जो मुस्लिम एरिया में काम करते हैं, वहां तो ये हिंदू नेता बनाते ही नहीं हैं, कैंडिडेट भी नहीं बनाते, वो भी मुसलमानों के वोट के लिए। फिर उसके बाद ये शरद पवार की पार्टी, वो भी मुस्लिम वोट पर। और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि मुस्लिम वोट के इतने सारे दावेदार हो गए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को लगा अब ये संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में लास्ट टाइम में इन्होंने भगवा गार्ड बनाया। अब वो भगवा गार्ड मुस्लिम इलाकों में तैनात करोगे या हिंदू इलाकों में तैनात करोगे? अगर हिंदू इलाकों में तैनात करोगे तो भगवा टोपी, भगवा गमछा लेकर जाने वाले लोगों की पिटाई करेगा या फिर दूसरे की पिटाई करेगा? ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि ये दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुद में ही कंफ्यूज हो गए, हमारा एजेंडा क्या था और आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो ये हार का डर है या सत्ता की हताशा, ये तो कल पता चल ही जाएगा। साथ ही मुंबई की सियासत सीधे वोट जिहाद बनाम हिंदुत्व की लड़ाई में भी बदल चुकी है। एक तरफ बीजेपी महायुति हिंदुत्व को अस्मिता, सुरक्षा और राष्ट्रभाव से जोड़कर मैदान में है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति अब उस मोड़ पर खड़ी दिख रही है जहां मुस्लिम वोटों के खुले ध्रुवीकरण पर कोई परहेज नहीं बचा। अब फैसला मुंबई के मतदाता के हाथ में है कि वो डर के नैरेटिव के साथ जाएगा या पहचान और विचारधारा के साथ, क्योंकि इस बार बीएमसी का वोट सिर्फ मेयर नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेगा। सर, ये हिंदुत्व का मुद्दा, क्या इससे डर गए हैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे? देखिए, वो हिंदुत्व के मुद्दा से डरे नहीं, उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया। आप 10% मुस्लिम उम्मीदवार दे रहे हो, भाई बीजेपी वालों ने दिया क्या?
आप मुस्लिम उम्मीदवार भी दोगे, मुसलमानों के पास जाकर के आप वोट कैंपेन भी करोगे, ये मन में लालसा और अंदर से जो है वो लड्डू फूटने लगे कि 21% मुसलमान हमको वोट करेगा, और मालूम चल रहा है कि अब मौलवी मौलाना बाहर आकर के बोल रहे हैं कि ये उद्धव ठाकरे को वोट मत करना, ये राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया है, ये जो है मुसलमानों का दुश्मन है। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है। अब दिक्कत क्या है कि ये जहाँ जहाँ, देखिए बात समझिए, एक सिंपल सी बात है, आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी कोर आइडियोलॉजी को त्यागा, उस दिन से ही आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। कैपिटल टीवी के पुराने दर्शक जो जब से उनकी सरकार, जब वो मुख्यमंत्री बने, तब से इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और इसलिए ये धीरे 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 ये पार्टी खत्म होती चली जा रही है। आखिर में एक बात मैं कह दूं कि अगर इज्जत बचाने लायक सीटें नहीं ला सके उद्धव ठाकरे, तो इनके चुने हुए, इनके जीते हुए उम्मीदवार भी वो शिंदे सेना या फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। इनके हाथ में सिर्फ लड्डू बचा रहे। वोट जिहाद तो काफी हुआ भी, किया भी गया, माहौल बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन क्या इज्जत बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे? देखिए, वोट जिहाद का मुद्दा उठा, और जब से ये पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जब टिस की रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि देखो कैसे मुसलमानों ने डेमोग्राफी को बदला है मुंबई के अंदर, और उसके बाद किरीट सोमैया ने घूम घूम कर इस बात को कहा कि देखो कैसे वोट जिहाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड में कैंपेन में इस बात का जिक्र किया गया कि जिन मुस्लिम इलाकों में मुसलमान 60%, 70% है, और जिसमें 30%, 25% है, उन दोनों में एक अंतर देखो। जो मुस्लिम इलाके हैं 50-60% वाला, वो कंफर्म है कि हमें इस उम्मीदवार को देना है, लेकिन जहां पर 30-40% तक है, वो टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है कि हमें इसे हराना है, जिताने की बात नहीं है। तो ये जो वोट जिहाद चल रहा है, उसी को लेकर नैरेटिव चेंज हुआ कि फिर हिंदू भी अगर बट जाएंगे तो फिर फंस कर रह जाएंगे। यह स्थिति उत्पन्न हुई, और फिर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना, इन दोनों ने कैंपेन का रुख मोड़ा, और इसी के कारण समस्याएं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की बढ़ी। क्योंकि उस समय तक अभी कुछ वीडियो आ रहे थे, उद्धव ठाकरे को खुदा का बंदा बताया जा रहा था, इनके पक्ष में समर्थन मांगे जा रहे थे। तो ऐसी स्थितियों में ये वोट जिहाद का मसला मुंबई में बीएमसी के चुनाव में बहुत प्रभावी होने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा बीएमसी का बॉस? क्या जनता सत्ता विरोधी माहौल को नजरअंदाज कर हिंदुत्व और स्थिरता के नाम पर महायुति को एक और मौका देगी, या फिर बौखलाहट, आरोपों और भगवा गार्ड जैसी सियासत के बीच विपक्ष कोई चौंकाने वाला दांव चल पाएगा? कल बैलेट बॉक्स में बंद हो गई मुंबई की नब्ज, और 16 जनवरी को खुलेगा वो फैसला जो सिर्फ बीएमसी की कुर्सी नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय करेगा। अब इंतजार बस नतीजों का है, क्योंकि मुंबई तय करेगी कौन बनेगा बीएमसी का बॉस। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।